आज हम प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटोजोआ में जो पैरासिटम पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है परजीवी और परजीविता। पैरासाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों पैरा मीन्स एक्स्ट्रा, बिसाइड्स एंड साइटोस मीन्स भोजन से हुई है। इसका अर्थ है कि एक जीव जब अन्य जीव से भोजन प्राप्त करता है तो जो जीव भोजन प्राप्त कर रहा है वह परजीवी होता है। अतः परजीवियों की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि एक जाति जो अपने सदस्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी अन्य जाति के सदस्यों पर निर्भर रहती है उसे परजीवी कहते हैं, और जिस पर वह निर्भर रहती है उसे परपोषी या होस्ट कहते हैं। जीवन भर जैविक और आवासीय रूप से परजीवी और परपोषी के बीच में जो संबंध होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। परजीवियों और उसके परपोषितों के पारस्परिक संबंध को परजीविता कहते हैं। इसे पैरासिटिज्म कहते हैं। जब दो जीवों में परस्पर ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के अंदर रहता है या बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है और उसी से अपना संपूर्ण या आंशिक भोजन प्राप्त करता है, तो उसके इस पारस्परिक संबंध को पैरासिटिज्म कहा जाता है। इस परिभाषा को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब दो जीवों का परस्पर ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है और उसी से अपना संपूर्ण या आंशिक भोजन प्राप्त करता है, तो उसके इस पारस्परिक संबंध को परजीविता कहते हैं। प्रोटोजोआ के सभी जीवों में परजीवी जातियां मिलती है, लेकिन स्पोरोजोआ एक ऐसा समूह है जो एक्सक्लूसिवली पैरासाइटिक, एक्सक्लूसिव पैरासाइट्स का समूह है। प्रोटोजोआ में मिलने वाली जितनी भी परजीविता है उसके एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं कि हम परजीवियों के प्रकारों को देखें तो शरीर में इनकी स्थिति के आधार पर इनको दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। पहला, जो शरीर के बाहर की ओर होता है उसे बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जो शरीर के अंदर की ओर होता है उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। यदि हम एक्टोपैरासाइट की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के वे जीव होते हैं जो परपोषियों की बाहरी सतह पर लगे रहते हैं। इनको बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट कहते हैं। हाइड्रा की एक्टोडर्मल सेल्स पर से भोजन प्राप्त करने वाला हाइड्रा अमीबा हाइड्रोक्सेना एक प्रकार का एक्टोपैरासाइट है। ठीक इसी तरह से स्वच्छ जलीय मछलियों की उपचर में धसी इक्थियोपथीरियस मल्टीफिलिस भी एक्टोपैरासाइट प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। एक्टोपैरासाइट प्रोटोजोआ के दो एग्जाम्पल है, हाइड्रा अमीबा हाइड्रोक्सेना और इक्थियोपथीरियस मल्टीफिलिस। इक्थियोपथीरिस मल्टीफिलिस मछलियों की एपिडर्मिस में पाया जाता है और हाइड्रोक्सेना जो होता है वो हाइड्रा की एक्टोडर्मल सेल्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम एंडोपैरासाइट्स की। जब परजीवी परपोषी के शरीर के अंदर के अंगों जैसे आहारनाल, रुधिर, विभिन्न प्रकार के ऊतकों या कोशिकाओं में रहता है तो इस प्रकार के परजीवियों को एंडोपैरासाइट कहते हैं। और एंडोपैरासाइट जो होता है वो उसकी स्थिति के अनुसार चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, आहारनाल के परजीवी। आहारनाल एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, उसमें पाई जाने वाले जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो आहारनाल के परजीवी कहलाते हैं। ये वे एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो परपोषी के आहारनाल की अवकाशिका में रहते हैं, आहारनाल के परजीवी कहलाते हैं। सबसे पहला है परजीवी फ्लैजिलेट्स जिसका नाम है जियार्डिया लेबिया। दूसरा है परजीवी अमीबा जिसको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कहते हैं। तीसरा परजीवी है आइसोपोरा होमिनिस जो एक कोकिडियन है। चौथा परजीवी है सीलिएट्स पैलेंटिडियम कोलाई। ये सभी मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं।
एक बार हम इन सभी परजीवियों के डायग्राम देख लेते हैं। तो ये सारे परजीवियों के डायग्राम हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका आंत्र में डिसेंट्री उत्पन्न करने का काम करता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ब्लड में रहता है। लिस्मानिया डोनोवली और लिस्मानिया ट्रोपिका। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस महिलाओं की वेजाइना में रहता है। जियार्डिया लेम्बिया ग्रांड ओल्डमेंट ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन में रहता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ब्लड में। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी और बेलेंटिडियम कोलाई, ये सारे के सारे पैरासाइटिक पैथोजेंस या प्रोटोजोन्स हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, लिस्मानिया डोनोवली, लिस्मानिया ट्रोपिका, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, जियार्डिया लेम्बिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी और बेलेंटिडियम कोलाई। मैं वापस आपको वहीं लिए चलता हूँ जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे कि हमने आहार नाल के जो परजीवी है जियार्डिया लेम्बिया, एक परजीवी फ्लैजेलेट है। परजीवी अमीबा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है। कोकिडियन पैरासाइट जो है आइसोपोरा होमिनिस है। और सीरियट पैरासाइट बेलेंटिडियम कोलाई है जो कि मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख्य परजीवी वे परजीवी जो मुख्य गुहा में रहते हैं, जैसे एंट अमीबा जीजावालिस और ट्राइकोमोनस टिनेक्स, ये मनुष्य के मुख्य गोइका में रहते हैं और मसूर और दांतों के बीच की जो खाइयाँ हैं उसमें पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा जनन मार्ग के परजीवी, और इन प्रकार के परजीवी जो होता है उसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो स्त्रियों की योनियों में पाया जाता है। चौथे प्रकार के परजीवी जो शरीर के ऊतकों में पाए जाते हैं, ये ऊतकों के अंदर रहते हैं, त्वचा में या फिर आहार नाल में प्रवेश करते हैं। ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, बाबेसिया, ये कशेरुकी प्राणियों के रुधिर के परजीवी है, सारे रुधिर में पाए जाते हैं। ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम और बाबेसिया। इसके अलावा आइमेरिया और आइसोपोरा जो होता है ये परपोषी की आहार नाल की उपकला में पाए जाते हैं। परजीवियों के बाद आता है हमारे पास पराग परजीवी। इनको हाइपर पैरासाइट्स कहा जाता है। ये ऐसे पैराटोजोअन्स हैं कि जो पैरासाइट होता है उसके ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है। पैरासाइट ऑन पैरासाइट, ऐसे प्रोटोजोअन्स जो अन्य परजीवी प्रोटोजोआ जातियों पर परजीवी होते हैं, जो अन्य परजीवी पर प्रोटोजोआ जातियाँ परजीवी के रूप में पाई जाती है, उन्हें पराग परजीवी हाइपर पैरासाइट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओपेलिनिड और जेलेरिला। ओपेलिनिड और जेलेरिला जो मेढक की आंत में रहता है। एक विशेष प्रकार का अमीबा इसका परजीवी होता है। फर्स्ट कौन है? मेंढक। मेंढक पर परजीवी कौन है? ओपेलिनिड और जेलेरिला। और जेलेरिला पर परजीवी कौन है? अमीबा। ये पराग परजीवी। ठीक इसी तरह हम बात करें तो स्पेरोस्पोरा पॉलीमॉर्फा टोड मछली के मूत्राशय में परजीवी होता है और इस पर नोसेमा नोटेबिलिस पराग परजीवी होगा। स्पेरोस्पोरा पॉलीमॉर्फा टोड मछली के मूत्राशय का परजीवी है जिस पर नोसेमा नोटेबिलिस हाइपर पैरासाइट है। तो यहाँ पर हाइपर पैरासाइट कौन है? एक तो अमीबा है, एक नोसेमा नोटेबिलिस है। अमीबा जो होता है वो ओपेलिनिड जेलेरिला पर रहता है और नोसेमा नोटेबिलिस स्पेरोस्पोरा पॉलीमॉर्फा पर रहता है। हमारे सिलेबस में पैथोजन पैरासाइट्स भी है। चौथे प्रकार के जो पैरासाइट्स होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें पैथोजन पैरासाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ परजीवी मनुष्य या जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे परजीवी रोगजनक परजीवी की श्रेणी में आते हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा है इनका नाम लिस्मानिया डोनोवनी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स
और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये 4 ऐसे परजीवी हैं जो मनुष्य में रोगजनक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको पैथोजेनिक पैरासाइट्स कहते हैं। अब पैरासाइट की बात करेंगे तो पैरासाइट का संबंध होस्ट से होता है, तो इसमें होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। परजीवी प्रोटोजोआ में जो भी परपोषी होता है उसको विशिष्टता के विकास में संबंधित सामान्यतः 2 प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। कुछ परजीवी जो होते हैं अनेक प्रकार के परपोषियों पर सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, एंटामीबा और आइमेलिया। इस प्रकार के परजीवी है जिसमें होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के परपोषियों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे में कोकिडिया और प्लाज्मोडियम इस श्रेणी के परजीवी है, इनमें होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है कि कोकिडिया और प्लाज्मोडियम केवल स्त्रियों में ही संक्रमण करते हैं। अब बात करें कि इनका संक्रमण कैसे होता है। ट्रांसमिशन, पारगमन, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इसका पारगमन जो ट्रांसमिशन होता है। प्रोटोजोआ के परिविधियों में परपोषी को संक्रमित करने की विशेष प्रकार की रीतियाँ पाई जाती है। जैसे एंटामीबा जिजावालिस की बात करें तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के सीधे संपर्क की विधि यानी किसिंग के द्वारा यह स्थानांतरित होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका और आइमेलिया टिनेला के समान जो प्रोटोजोआंस होते हैं, ये अपनी शिष्ट को जल या भोजन में स्थानांतरित कर देते हैं, उसके माध्यम से इनका स्थान होता है। कंटामिनेटेड फूड या वाटर का उपयोग करने पर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका और आइमेलिया टिनेला का इंस्पेक्शन होता है। ट्रिपैनोसोमा और प्लाज्मोडियम की जो जातियाँ होती हैं उनके लिए विशेष प्रकार का इनवर्टिब्रेट वाहक होता है, जैसे प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से और ट्रिपैनोसोमा मक्खी के काटने से इसका ट्रांसमिशन या पारगमन होता है। अब इसके बाद आ जाता है बवेशिया की जातियों का पारगमन। बवेशिया जो होता है वो पारगमन अंडाशय या अंडे पर आक्रमण के द्वारा होता है। मानव में प्लाज्मोडियम का स्थानांतरण ऐसा माना जाता है कि एक माँ से उसके शिशु में भी प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन हो जाता है। इसको प्लेसेंटल ट्रांसफरेंस कहा जाता है और जन्मजात स्थानांतरण। जीवन व्रत की बात करें इनके तो सबसे पहले हम आइमेलिया और मोनोसिस्टिस की बात करते हैं। आइमेलिया और मोनोसिस्टिस ऐसे पैरासाइट्स हैं जो अपने जीवन व्रत का कुछ बार परपोषी के शरीर के बाहर व्यतीत करते हैं। इनका जो परपोषी है वो एक ही होता है जीवन व्रत में, और ऐसे परजीवी जिनका पोषी एक होता है उन्हें मोनोजेनेटिक परजीवी कहा जाता है। अन्य प्रोटोजोअन्स की प्रजातियां जैसे प्लाज्मोडियम और ट्रिपैनोसोमा हैं। ये जंतु अपना जीवन व्रत 2 परपोषियों में पूर्ण करते हैं, जिसमें से एक परपोषी प्राथमिक परपोषी होता है और दूसरा परपोषी गौण या सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। एक प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राथमिक परपोषी याद रहे कि हमेशा वर्टिब्रेट होता है और गौण परपोषी यानी सेकेंडरी होस्ट हमेशा इनवर्टिब्रेट से होता है। इनके गौण परपोषी के माध्यम से इनका पारगमन एक प्राइमरी होस्ट से दूसरे प्राइमरी होस्ट में होता है, इसलिए इस सेकेंडरी होस्ट या गौण परपोषी को वेक्टर भी कहा जाता है। वेक्टर परजीवी के लिए और दूसरे परपोषियों में इन परजीवियों के स्थानांतरण का कार्य करता है। इस प्रकार जो परजीवी होते हैं 2 पोषियों में अपना जीवन पूर्ण करते हैं, इसलिए ये डाइजेनेटिक कहलाते हैं। यदि परजीवी जीवन वृंत का कुछ भाग के अंदर संपन्न होता है तो इसके पारगमन को साइक्लिक कहा जाता है। यदि भाग के अंदर ऐसा नहीं होता है तो इसे मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। इन 2 परपोषियों के अलावा कुछ अन्य जंतुओं में परजीवियों का संक्रमण हो सकता है। ऐसी अवस्था में संक्रमण का जो साधन होता है वो रिजर्वोयर का कार्य करता है, और ऐसे होस्ट जिनमें ये पाए तो जाते हैं किसी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न करते हैं उसे रिजर्वोयर होस्ट कहा जाता है। परपोषियों पर परजीवियों का प्रभाव।
परजीवियों का परपोषियों पर प्रभाव। परजीवी प्रोटोजोआ या अपने परपोषण में कुछ कम या अधिक प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। परपोषियों के लिए परजीवी हानिकारक सिद्ध हुआ है, कुछ का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होस्ट की बड़ी आंत में फुंचा बनाकर उसे नष्ट कर देता है। आइमेरिया स्टेडी खरगोश की यकृत कोशिका का हाइपरप्लेसिया कर देता है। पॉलिमनिया नेबुलोसा केंचुआ में कोकिडियन परजीवी है, ये शुक्राणुजनन कोशिकाओं की ओवरग्राउथ या हाइपरट्रॉफी कर देता है। इसके अलावा पक्षियों में मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम गैलिनेशियम जो है महीन रुद्रकणिक कोशिकाओं में थक्का बना देता है और उसे बीमार कर लेता है। प्रोटोजोआ और उसके ह्यूमन डिजीज। प्रोटोजोआ और उसके ह्यूमन डिजीज के बारे में यदि हम बात करें तो मानव जाति को प्रभावित करने वाले जितने भी अधिकांश रोगजनक जीव होते हैं उनमें जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, हेलमिन्थ्स और आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं। ये मानव जाति में रोग उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इनको रोगजनक जीव कहा जाता है। मानव परपोषी के साथ इनकी जो आपसी क्रिया होती है, इस आपसी क्रिया को इन्फेक्शन कहा जाता है। इन्फेक्शन इन्फेक्टियस प्रोसेस के द्वारा होता है और इन्फेक्शन हो जाने के पश्चात उस मानव में ये रोग उत्पन्न करते हैं, उसको इन्फेक्टियस डिजीज कहा जाता है। संक्रामक रोग। रोगजनक परजीवी मानव शरीर में प्रवेश करके शरीर के आकार की और उसके कार्य की में तोड़ मरोड़ करके शरीर में सामान्य जैविक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। जंतु जगत में विभिन्न समूह जो होते हैं वो पैथोजेनिक पैरासाइट है। इसके विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है। सबसे पहली बात करें हम अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट वे परजीवी होते हैं जो अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए केवल पोषी पर डिपेंडेंट करते हैं। ये अपने पोषी के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं। दूसरा, होस्ट स्पेसिफिसिटी। प्रत्येक परजीवी का होस्ट फिक्स होता है, दूसरे जीवों में ये होस्ट के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ये विशिष्ट प्रकार के टॉक्सिन पदार्थों का स्त्राव करते हैं। जीवन वृंत में एक से अधिक प्रकार के परपोषियों में अपना जीवन वृंत को पूर्ण करते हैं। प्रोटोजुआ के वर्गों में जो परजीवी जातियां पाई जाती है, ऐसी जातियों की संख्या 15 जीनस है जो मानव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। जो भयानक रोग उत्पन्न करते हैं उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहला अमीबियासिस की बात करेंगे। अमीबियासिस या अमीबियासिस भी इसको कहा जाता है। ये सार्कोडिना वर्ग का एग्जाम्पल है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका उसके द्वारा उत्पन्न होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की एडल्ट फेज ट्रोफोजोइट कहलाती है। यह ट्रोफोजोइट बड़ी आंत की भित्ति में घुस करके हिस्टोलाइसिन एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, जिसके आंत की भित्ति की कोशिकाओं को ये खाता भी है, जिससे फुंसिया या अल्सर उत्पन्न हो जाते हैं। इन फुंसियों में जब इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, फुंसिया फूटती है, तो इसके साथ आंत में से रुधिर और आंत की श्लेष्मा बाहर निकलती है और ये पदार्थ मल के साथ बाहर आने लगते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ट्रोफोजोइट लीवर और लंग्स में और ब्रेन में भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी इस प्रकार के घाव उत्पन्न कर देते हैं। इस परजीवी के जीवन वृत्त में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। कंटामिनेटेड फूड या वाटर का उपयोग करने के कारण इसका इन्फेक्शन होता है। इसका जो पारगमन या ट्रांसमिशन होता है वो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा होता है। प्रोटीन निर्माण करने से पूर्व यह ट्रोफोजोइट है, छोटी माइन्यूटा आकृति में बदल जाता है। इसके पश्चात यह इंसिस्टमेंट हो जाता है। इंसिस्टमेंट होने पर यह टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट का निर्माण कर देते हैं। ये पुट्टियाँ फिकल मटेरियल के साथ में बाहर आ जाती है, भोजन और जल को कंटामिनेटेड कर देती है
और नए स्वस्थ मनुष्य में जब इस कंटामिनेटेड भोजन और जल का उपयोग करता है तो उसमें यह फैल जाती है। इनको फैलाने में जो घरेलू मक्खियाँ हाउस फ्लाई कहलाते हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमीबी डिसेंट्री जो गर्म देशों में एक एंडेमिक बीमारी के रूप में पाई जाती है। इसके इलाज के लिए एमेटिन, फ्यूमिजेलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, मेट्रानिडेजोल आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। फ्लैजेलिन, एम्बलीहार, निरिडाजोल, मेबिनॉल एंटामाइड, एसिटारसोन और कार्बासोन जो होते हैं इस पेचिश के उपचार में काफ़ी प्रभावी औषधियाँ हैं। मलेरिया रोधी जो दवाइयाँ हैं जिसे हम कैमोक्विन और क्लोरोक्विन कहते हैं, ये भी यकृत में जो फुंसी हो जाती है तो काम में ली जाती है, उसके लिए लाभकारी है। कॉनासाइन भी इस रोग में प्रभावी सिद्ध हुई है। दूसरा रोग की यदि हम बात करें तो डायरिया। डायरिया रोग एक फ्लैजेलेट परजीवी के कारण होता है जिसका नाम है जियार्डिया या लेम्बिया। जियार्डिया लेम्बिया इंटेस्टिनलिस, चूँकि यह इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इसकी जब उपस्थिति होती है तो पतले पतले दस्त लग जाते हैं, छोटी आंत्र में रहता है, इसका शरीर पियर शेप्ड होता है, डोर्सल सरफेस उत्तल होती है, निचली सतह चपटी होती है, अगले सिरे पर एक गहरी चूसण खांच पाई जाती है। इसमें 2 केंद्रक और 4 जोड़ी कसाब होते हैं और सममितीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जियार्डिया लेम्बिया का डायग्राम यदि हम देखें तो ये देखिए भाई, ये एग्जाम्पल है जियार्डिया लेम्बिया या लेम्बिया इंटेस्टिनलिस, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। यह परजीवी बाइनरी फिशन के द्वारा तीव्रता से बढ़ता है। आंत्र में उपस्थित भोजन के जो अमीनो अम्ल और विटामिन को ये खा जाता है, जिससे आंत्र में इरेगुलरिटीज उत्पन्न हो जाती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एब्डोमिनल रेस्टलेसनेस हो जाती है, भूख कम लगती है और सिर में दर्द होने लगता है। इस परजीवी का जो ट्रांसमिशन है वो सिस्ट के द्वारा होती है, जो फीकल मटेरियल के साथ में बाहर आती है और नए परपोषी में संक्रमण करके उसमें रोग फैलाती है। जियार्डिया का संक्रमण बच्चों में ज़्यादा होता है। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोक्विन, कैमिक्विन, एटेब्रिन, इमिडाजोल और मेट्रानिडेजोल जो है लाभदायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास ट्रिपेनोसोमियासिस है। ये डिजीज ट्रिपेनोसोमा की जातियों के द्वारा उत्पन्न होता है। ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमा अकशेरुकियों कशेरुकी परपोषी के रुधिर में पाया जाता है तो अकशेरुकियों की आहार नाल में उपस्थित रहता है। कशेरुकियों के तो रुधिर में और अकशेरुकियों की आहार नाल का परजीवी है। इसको पैथोजेनिक प्रोटोजोआ कहते हैं। अफ्रीका के कटिबंधीय भाग में यह स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, इसलिए ट्रिपेनोसोमा को ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस इसकी स्पीशीज है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस का पारगमन एक मक्खी के काटने से होता है। इस मक्खी को सीसी फ्लाई कहते हैं। ग्लोसाइना पेल्पेलिस ये नाम आपको रटना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ग्लोसाइना पेल्पेलिस मक्खी ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन करती है और ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में यह इन्फ्लेमेशन के साथ में स्वेलिंग उत्पन्न करती है और इसके कारण निद्रा रोग हो जाता है। प्रारंभिक इन्फेक्शन इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है।
जहाँ से ये मस्तिष्क में क्षति पहुँच जाता है। निद्रा को रोग के कारण निष्क्रियता अवस्था उत्पन्न होती है। इसकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। रुधिर और लसिका में इसका इन्फेक्शन होने पर जर्मेनिन, लोमिडिन, विशेष रूप से मस्तिष्क में संक्रमण होने और ट्राइपरसैमाइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सुरामिन, पेंटामिडिन, मेलार्सेन और मेलारसोप्रोल की औषधियाँ जो है इसके उपयोग में ली जाती है। फिर आता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। ये अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस उत्पन्न करता है। चागा रोग उत्पन्न करने वाला ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई कहलाता है। दक्षिण और मध्य अमेरिका में ये दूर दूर तक फैला जाता है। बच्चों में अपेक्षाकृत ये अधिक होता है, लेकिन ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई का जो इन्फेक्शन है वो ट्राइटोमा वंश के खटमलों के द्वारा होता है। मनुष्यों में इसका पारगमन खटमलों के काटने से नहीं, बल्कि ट्राइटोमा नामक खटमल के फीकल मटेरियल या मल के द्वारा होता है। शरीर के विभिन्न भागों में सूजन आ जाती है, सिर में जोर का दर्द होता है, कंटिन्यूस बुखार रहता है। इस रोग में एनीमिया हो सकता है, हृदय की पेशियों की क्षति होती है और मृत्यु हो सकती है। अभी तक इसकी कोई स्थायी चिकित्सा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीमाक्विन, प्यूरोमाइसिन और नाइट्रोफ्यूरेजोन विशेष रूप से प्रभावी दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट डिजीज के रूप में लिस्मेनियासिस है। लिस्मेनियासिस जो डिजीज होती है वो लिस्मेनिया का कारण होती है। लिस्मेनिया एक फ्लैजेलेट परजीवी है। ये वर्टिब्रेट्स की जो फैगोसाइटिक सेल्स है और कीटों की आहार नल का परजीवी है। लिस्मेनिया डोनोवनी के कारण काला अजर या विसरल लिस्मेनियासिस नाम का रोग उत्पन्न होता है। काला अजर और विसरल लिस्मेनियासिस भारत, दक्षिणी चीन और रूप सागरीय प्रदेशों में दूर दूर तक फैला पाया जाता है। लिस्मेनिया पोसी के रेटिकुलो एंडोथीलियो सिस्टम में इन्फेक्शन करके उसको अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है। इस रोग की चिकित्सा नहीं की जा सकती है, बहुत ही घातक रोग है, लेकिन एंटीमनी के यौगिक जो है इसके इलाज में प्रभावी सिद्ध हुआ है। सोडियम एंटीमोनिल ग्लूकोनेट, नियास्टिबोसॉन, यूरियास्टिबामाइन, अमीनोस्टिब्यूरिया, नियोस्टाम, सोलुस्टिबासम और पेंटामिडीन पेंटामिडीन इथायोनेट इसके इलाज में काम में लाए जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज है लिस्मेनिया ट्रोपिका। लिस्मेनिया ट्रोपिका के द्वारा स्किन लिस्मेनियासिस रोग होता है। स्किन में धब्बे बढ़ जाते हैं। इसी रोग को ओरिएंटल सोर रोग भी कहा जाता है। इसकी त्वचा इस लिस्मेनिया ट्रोपिका का इन्फेक्शन त्वचा के नीचे उपस्थित एंडोथीलियल सेल्स पर होता है, जिसके कारण त्वचा में जिसे बड़े बड़े पिंडक हो उससे बड़े बड़े फूले हो जाते हैं। गर्म देश दक्षिण पश्चिम एशिया, रूम सागरीय देशों और कटिबंध अमेरिका में ये स्थानिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी है। नियमित रूप से इसके फूलों की सफाई करें, मरहम पट्टी लगाएं। इसके चारों ओर एटेब्राइन और बर्बेसाइन सल्फेट के इंजेक्शन से इसकी चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड भी इसके लिए प्रभावी है। नेक्स्ट रोग है लिस्मेनिया ब्राजीलियंसिस। लिस्मेनिया ब्राजीलियंसिस रोग को एस्पिंडिया भी कहते हैं। एस्पिंडिया शरीर के अधिकतर भागों में बहुत से फोड़े बन जाते हैं, इस रोग को कहते हैं। इस रोग में नाक की नेजल कैविटी में, मुख में और ग्रसनी में फफोले बनना सामान्य प्रक्रिया है। इस रोग के निदान के लिए इंजेक्शन एटेब्रिन, पोटेशियम एंटीमोनियम टार्ट्रेट भी लाभकारी है। लिस्मेनिया की जातियाँ एक मनुष्य से दूसरे
मनुष्य में पारगमन एक मक्खी के द्वारा होता है। ये सैंड मक्खी कहलाती है और इसका नाम फेलोबोटेमस है। आपको याद रखना है, ट्रिपेनोसोमा में ग्लोसाइना पेल्पिलेस नामक मक्खी है और लिस्मानिया में फेलोबोटेमस नामक सैंड फ्लाई है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिकोमोनिएसिस। ट्रिकोमोनिएसिस ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस के द्वारा होता है। यह भी एक फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ है जिसका शरीर गोलीय होता है, एक केंद्र पाया जाता है, एक एक्सोस्टाइल पाई जाती है, एक पैराबेसल बॉडी होती है और 4 से 6 खसाब होते हैं। ये विशेषता आपको याद रखनी है कि ट्राइकोमोनास का शरीर गोलीय होता है जिसमें एक केंद्रक, एक एक्सोस्टाइल, एक पैराबेसल बॉडी और 4 से 6 खसाब होते हैं। एक खसाब इसमें पीछे की ओर लिस्ट होता है। ट्राइकोमोनास की सबसे सामान्य जाति ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस है। यह महिलाओं की योनि में रहती है और वेजिनिटिस नामक रोग उत्पन्न होती है। इस रोग के कारण योनि में जलन और खुजली का अनुभव होता है, झागदार पदार्थ का विसर्जन होता है योनि रस से। इसका पारगमन सदैव मनुष्यों की यौन क्रिया से होता है और पुरुष इंटरमीडिएट होस्ट का कार्य करता है। पुरुष के मूत्रमार्ग यूरेथ्रा या प्रोस्टेट में इसका संक्रमण सामान्य होता है। इस रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिन और आयोडीन की औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स भी ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन ली जा सकती है। नेक्स्ट डिजीज है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम की जातियों के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोअन परजीवी है। प्लाज्मोडियम का संक्रमण वेक्टर मच्छर मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। काटने के पश्चात यह मनुष्य की यकृत कोशिकाओं और लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करता है। इस परजीवी के द्वारा हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है जिसके कारण मलेरिया होता है। मलेरिया में मनुष्य के लिए बहुत ही विनाशकारी रोग है। ये टेम्परेट कटिबंधीय और उप कटिबंधीय भागों में दूर दूर तक फैला रहता है। इसका बुखार नियमित अंतराल पर 3 या 4 दिनों के द्वारा दौरा जाता है। ये प्लाज्मोडियम की स्पीशीज पर डिपेंड करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यदि है तो उससे उत्पन्न होने वाला टर्टेरियन मलेरिया कहलाता है। तृतीयक मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा उत्पन्न होता है और 3 दिन के पश्चात आता है। ओवेल मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। यह भी 3 दिनों के पश्चात रिपीट होता है। चतुर्थक मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया उत्पन्न करता है। यह 4थे दिन के पश्चात आता है। और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा मैलिग्नेंट टर्टेरियन मलेरिया कपटी तृतीयक मलेरिया उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा यह 3रे और 4थे दिन के पश्चात दोहराया जाता है। मलेरिया की चिकित्सा करने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध है जिसमें क्विनिन, एटेब्राइन, क्लोरोक्विन, कैमोक्विन, प्रीमाक्विन, पैल्यूड्रिन, डेराप्रिन, मेपाक्राइन, क्यूनाक्राइन, प्लाज्माक्विन, प्रीमाक्विन, प्रोग्वेनिल, क्लोरोग्वेनिल और पायरीमिथामीन औषधियाँ मलेरिया के उपचार में कायम जारी होती है। अंतिम रोग है टॉक्सोप्लाज्मियासिस। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई के द्वारा ये उत्पन्न होता है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई एक स्पोरोजोन परजीवी होता है। यह विश्व में दूर दूर तक फैला रहता है। यह परजीवी रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल, रेटिकुलो एंडोथीलियर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं में रहता है। परजीवियों की संख्या बढ़ जाने पर एंडोडायोजेनी के द्वारा बढ़ती है। एंडोडायोजेनी वह मेथड है जिसके द्वारा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई अपनी संख्या में वृद्धि करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बड़ी बड़ी पुट्टियाँ भी उत्पन्न करता है। यह परजीवी पोषक में बिना किसी लक्षण को प्रकट किए हुए रहता है, परंतु इससे संक्रमित यदि कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसका गर्भपात हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि गर्भ धारण करने के 3रे माह में यदि इसका इन्फेक्शन हो जाता है ट्रिपेनोसोमा गोंडियाई का, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई का, तो उसका गर्भ में विकसित हो रहे जो भ्रूण होता है उसका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। इससे शिशु की मृत्यु हो सकती है।
इसके उपचार के लिए सल्फाडाइएजिन, डेराप्रिम का मिश्रण इस रोग में प्रभावी उपचार के रूप में काम करता है। पायरिमिथामिन और प्रेडनिसोलोन जो है काफ़ी लाभकारी दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है बैलेंटिडियम अतिसार या पेचिस। बैलेंटिडियम कोलाई एक आंत्रीय सीलिएट प्राणी होता है। इसके कारण डायरिया उत्पन्न होता है। यह आंत्र में अल्सर उत्पन्न कर देता है। कंटामिनेटेड भोजन या जल के कारण इसकी पुट्टों का इन्फेक्शन होता है। कार्बासोन, ओरियोमाइसिन, टेरामाइसिन इसके लिए आदर्श औषधियाँ हैं। डायोडोक्विन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी प्रभावी औषधियों के रूप में काम में ली जाती है। इस प्रकार यह हमारा एक टॉपिक था, पैथोजेंस जेनेसिटी इन प्रोटोजोअन्स, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद।